हेलो और आप सभी का फिर से स्वागत है कोड टू सर्व अकेडमी में गाइस। आफ्टर ऑल द डिफिकल्टीज दैट वी फेस्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर लास्ट टाइम, वी आर अगेन कमिंग ऑन टू दिस चैप्टर। और आज हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है, और एक जनरल मैकेनिज्म क्या काम करता है बिहाइंड द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मेक श्योर टू गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कह लो इलेक्ट्रोलाइसिस, सो दैट कि आपको अभी बताए जाने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो चलो भाई, इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने आखिरी लेक्चर में बात किया था अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जहां मैंने ये भी बताया था कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरा सिग्निफिकेंस बस ये है कि इससे मुझे ये पता चलता है कि जब एक से ज्यादा प्रकार के आयंस सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में बन रहे होते हैं तो कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होता है। करेक्ट, यानी एक से ज्यादा पॉजिटिव आयंस या एक से ज्यादा नेगेटिव आयंस जब एक ही रिएक्शन में बन रहा होता है तो वैसे केस में कौन सा पॉजिटिव आयन पहले डिस्चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव आयन पहले डिस्चार्ज होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मदद से बच्चों हमें पता चलता है। दैट्स ऑल। अब जरा इस सीरीज को अगर देखें तो मुझे पता चलेगा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है बच्चों वो ऊपर के तरफ है इस सीरीज में, और लो रिएक्टिव मेटल्स नीचे है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें डिस्चार्ज होने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, जबकि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो बहुत आसानी से बहुत ईज के साथ डिस्चार्ज हो जाएंगे। रीजन बीइंग क्वाइट सिंपल, आप भी अंदाजा लगा सकते हो भाई, जो मेटल कम रिएक्टिव है वो अपने आयन स्टेज को जल्दी छोड़ना चाहेगा, जल्दी जाना चाहेगा ग्राउंड स्टेट में, और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने आयोनिक स्टेज को ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है और रिएक्शन का वेट कर सकता है। ठीक है, कि कोई प्रॉपर रिएक्शन हो, ना कि सिर्फ डिस्चार्ज हो। ठीक है, सेम गोज फॉर द नॉन मेटेलिक पार्ट्स। नॉन मेटल्स में भी जो ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है वो ऊपर है, कम रिएक्टिव पार्ट नीचे है। जहां मैं ये देखूंगा कि ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटेलिक आयंस को डिस्चार्ज होने में फिर अगेन डिफिकल्टी होगी, और अगर आप देखोगे तो नीचे जो कम रिएक्टिव है उन्हें बहुत आसानी होगी डिस्चार्ज होने में। अब अगर ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्लियर है, सो वी कैन बेसिकली स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंडीशंस जो हमें यहाँ पढ़ना है। आओ भाई शुरू करें। तो हमारी शुरुआत होती है कि ये सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस जैसा मैंने बताया, देयर आर सम कंडीशंस जहां पे एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में देयर कैन बी मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायन और मोर देन वन काइंड ऑफ एनायंस। अब वैसे केस में होता क्या है कि सारा कैटायंस या सारा एनायंस एक साथ डिस्चार्ज के लिए नहीं जाता है, बल्कि कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस को प्रेफरेंस मिलता है, और कुछ कैटायंस पहले डिस्चार्ज होते हैं व्हेन कंपेयर टू अनदर कैटायंस। और सेम गोज फॉर एनायंस कि कुछ एनायंस जो है वो आसानी से डिस्चार्ज होते हुए दिखते हैं, जबकि कुछ बाद में डिस्चार्ज होते हैं। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो देयर आर जनरली थ्री फैक्टर्स जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव पोजीशन क्या है हमारे, रिलेटिव, हाँ जी, रिलेटिव पोजीशन क्या है हमारे आयंस का, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा है कंसंट्रेशन क्या है आयंस का, एंड लास्टली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस कहां पर? रिलेटिव पोजीशन भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आ रहा है लेट से डिस्चार्ज होगा, जो नीचे आएगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, किसका आयन कितना ज्यादा या किसका आयंस कितना कम है, एंड लास्टली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आओ जरा हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस का केस रियल देख लें ताकि चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ा सिंपल है। यहाँ पर मल्टीपल कैटायन एनायंस नहीं बन रहा है, एक ही तरह का कैटायन एक तरह का एनायन बन रहा है, और यहाँ पर चीजें काफी सिंपल होने वाली है हमारे लिए। क्यों? पहले सेटअप देख लो क्या है। हमने ग्रेफाइट का एनोड, हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड जो है वो किसका यूज किया है? एनोड हमने यूज किया ग्रेफाइट का, कैथोड हमने यूज किया ग्रेफाइट का,
उसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में बदलने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल सेल लगा दिया इसमें, और इसको डिप कर दिया किसमें, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई, यहाँ हमारा इलेक्ट्रोलाइट है लेड ब्रोमाइड, और लेड ब्रोमाइड का भी क्या, फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म यानी कि मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन फॉर्म जो है वो क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन के अंडर जो है वो कंडक्टिव हो सकता है, और जब तक कंडक्टिव नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। एक कंडीशन है एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में, दूसरा कंडीशन है मोल्टेन फॉर्म में यानी फ्यूज्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने लेड ब्रोमाइड लिया है फ्यूज्ड यानी मोल्टेन फॉर्म में। बोले तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और मुझे दिखेगा कि इट विल ब्रेक इनटू लेड का आयंस यानी कि Pb2 प्लस एंड ब्रोमीन आयंस कहो या ब्रोमाइड आयन कहो दैट इज Br माइनस। अब हमारे पास भाई एक केटायन आ गया है और एक यहाँ एनायन आ गया है। जैसा मुझे मालूम है कि ये एनायन कहाँ जाएगा, एनोड के पास, एनोड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये केटायन कहाँ जाएगा भाई, दिस केटायन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड यानी कि द नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जाएगा। ठीक है भाई, हमारा केटायन मूव कर गया कैथोड के तरफ, एनायन मूव कर गया एनोड के तरफ, और क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि जब हमारा ये केटायन जिसके पास प्लस चार्ज है ये पहुंचा कैथोड के पास, तो कैथोड विल सप्लाई इट इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने के कारण जो Pb2 प्लस है वो किस में आ जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट यानी कि Pb में आ जाएगा, Pb के फॉर्म में आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ये जो Br माइनस है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, लेकिन ये गया कहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के पास जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो होगा क्या, ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इट विल पास टू द एनोड, दैट इज वाई ये Br माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br में। अब Br कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, दैट इज वाई मैं देखूंगा कि Br एंड Br विल ज्वाइन टू फॉर्म Br2 मॉलिक्यूल, जो कि एग्जैक्ट फॉर्म है जिस फॉर्म में हमें ब्रोमीन देखने को मिलता है इन नेचर। ठीक है, तो ये था आपका द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, जहां मैं देख रहा हूं लेड ब्रेक्स इनटू Pb2 प्लस एंड Br माइनस, Br माइनस मूव टुवर्ड्स द एनोड, gives it extra electron to the anode to again become Br2, and the lead ion Pb2 plus ion it moves towards the cathode, वहां जाकर के ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट यानी नॉर्मल मेटालिक स्टेट में चला जाता है, दैट इज Pb इटसेल्फ। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस तो समझ में आ रहा भाई, बड़ा आसान सा है ये वाला। चलो आओ हम लोग अपने दूसरे इलेक्ट्रोलाइसिस को देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे ऑफ द एसिडिफाइड वाटर। मींस अब की बार हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड वाटर कहने का मतलब H2O along with an acid, यहाँ पर एसिड क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2O और H2SO4 ये दो चीज आपस में एक साथ हमने मिक्स कर दिया, तो मैंने कहा ये एसिडुलेटेड वाटर बन गया। अब क्यों लिया हमने एसिडुलेटेड वाटर, मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर का कराना था, क्योंकि वाटर इटसेल्फ कंडक्टिव नहीं होता है, पहले मुझे उसे कंडक्टिव बनाना होगा तब जाकर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा यहाँ, दैट इज वाई हमने इसमें H2SO4 मिक्स कर दिया। अब जैसे ही हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया तो H2O विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस, जबकि एट द सेम टाइम H2SO4 विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब आपको दिख रहा है कि कम से कम हमारा जो एनायंस है वो तो एक से ज्यादा बन रहा है। अब इन दो एनायंस में से कौन सा एनायन जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा, मुझे ये तो मालूम है कि प्लस चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स जाएंगे कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन लेने, और माइनस चार्ज वाले आयंस जो है वो जाएंगे एनोड के पास अपना इलेक्ट्रॉन देने, लेकिन OH माइनस और SO4 2 माइनस में से पहले कौन जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए, तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का नॉलेज हमारा काम करता है। एंड अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन देखूं तो उसके अकॉर्डिंग OH माइनस आयन पहले डिस्चार्ज होगा, जिसके रिजल्ट के तौर पर मुझे कैथोड में तो दिखेगा कि चलो भाई हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और H2 गैस बना रहा है, और कहां पर जमा हो रहा है, देखो कैथोड मैंने जिधर मार्क किया है उधर मुझे हाइड्रोजन जमा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जबकि दूसरे तरफ आप अगर देखोगे तो एनोड में सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है, OH माइनस जा रहा है, और वहां जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है इनटू द एनोड, जिससे ये
OH में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो OH जैसा तो कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है, जिसके वजह से आप देखोगे कि ये OH कन्वर्ट किस में हो जाता है, H2O एंड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पर देखो आपको ऑक्सीजन जो है वो जमा हुआ मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है उसमें एक डिफरेंस है। हाइड्रोजन जो है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स द ऑक्सीजन वॉल्यूम है, यानी ऑक्सीजन अगर 1 वॉल्यूम है तो हाइड्रोजन हमें 2 वॉल्यूम देखने को मिलता है। ये मुझे कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोलाइसिस का नेचर भी बता रहा है कि ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलाइसिस the volume of hydrogen and oxygen is formed in the ratio of 2:1. If we talk about the ratio of hydrogen is to oxygen, we can say that the ratio which it is following is 2:1. Very good. Conditions to be followed here is कि हम लोग यहाँ पर कैथोड एनोड ले किसका रहे हैं, प्लैटिनम का ले रहे हैं, ठीक है। This was your reaction, this was your electrolysis of acidified water. Moving up to the next, we can see the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में करवा रहा हूं। अब जरा यहाँ पर सिचुएशंस अगर हम लोग इमेजिन करने का ट्राई करें तो देखो ये हमारा सेटअप है जहां कॉपर का ही कैथोड, कॉपर का ही एनोड हमने लिया और इसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए एक सेल से यानी कि बैटरी से हमने कनेक्ट किया है और ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप बन गया। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट के नाम पर एक्वस कॉपर सल्फेट है। एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि अब आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइट्स दो है, एक तो कॉपर सल्फेट है और दूसरा H2O है। कॉपर सल्फेट जब ब्रेक होगा तो मुझे Cu आयंस यानी कॉपर 2+ आयंस और SO4 2- आयंस बनता दिखेगा। H2O जब ब्रेक होगा तो H+ आयन और OH- आयन बनता हुआ दिखेगा। अब आप देखोगे भाई कैटायन तो दो तरीके का बन रहा है, Cu2+ भी बन रहा है और H+ भी बन रहा है। कौन डिस्चार्ज होगा पहले, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो या आप ऐसे याद रखो कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट इज इजियर फॉर द कॉपर टू डिस्चार्ज इट फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन भागेगा कैथोड के तरफ, Cu2+ भागेगा कैथोड के तरफ, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, ग्राउंड स्टेट में कॉपर बन जाएगा। इज दैट क्लियर। और अगर दूसरे तरफ आप देखोगे तो एनोड में क्या हो रहा होगा, ना SO4 जाएगा डिस्चार्ज होने ना OH- जाएगा डिस्चार्ज होने। अब कहोगे सर क्यों, ये तो नेगेटिव आयंस है, ये तो जाना चाहिए था एनोड के तरफ, जाएगा लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे रिएक्शन का नेचर कैसा है, हमने यहाँ कॉपर का एनोड कॉपर का कैथोड लिया था, एट द सेम टाइम हमारा सॉल्ट भी कॉपर का था, जिसके वजह से ये एनोड्स वहां जाकर डिस्चार्ज होने के बजाय सिर्फ उधर एक्यूमुलेट होते रहेंगे एनायंस एनोड के पास। और उल्टा क्या होगा, कॉपर के एनोड में से कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर कर क्या बनता चला जाएगा, Cu2+ बनता चला जाएगा। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हम लोग ये देखेंगे कि धीरे धीरे एनोड हमारा थिन होता चला जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, एनोड थिन होता चला जाएगा। और एनोड के थिन होने के साथ ही साथ मैं क्या देखूंगा कि हमारा जो कैथोड है ये क्या होता चला जाएगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ Cu2+ आ रहा है और कॉपर बनकर डिपॉजिट होता चला जा रहा है। ये होगा हमारा ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप। ये समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है ना, चलो वेरी गुड। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल में अगर मैं समझू तो क्या है, यहाँ दो तरीके का इलेक्ट्रोलाइट्स मुझे दिखने लगा था, जहां कॉपर भी Cu2+ और SO4 2- बना रहा था, एट द सेम टाइम H+ और OH- आयन भी बन रहा था। लेकिन आउट ऑफ दीज टू कैटायंस डिस्चार्ज कौन हुआ, सिर्फ Cu2+, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। दूसरे तरफ हमारा कोई भी एनायन क्यों नहीं डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि इस पूरे सेटअप में हमने कॉपर का कैथोड, कॉपर का एनोड और कॉपर का ही एक सॉल्ट लिया, जिसके कारण इन्होंने खुद डिस्चार्ज होने के बजाय यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होने लगा, कॉपर ही एनोड में से निकलने लगा इलेक्ट्रॉन लूज कर 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 और बनाने लगा Cu2+, जिसके कारण मुझे दिखा कि कॉपर पहले तो Cu2+ बनकर, बड़े डायग्राम में देखो भाई ज्यादा क्लियरली दिखेगा, जिसके कारण मुझे दिखा क्या, यहां से Cu2+ निकलने लगा, यही Cu2+ यहाँ गया तो Cu बनकर डिपॉजिट होने लगा और ये पूरा रिएक्शन मुझे यहाँ पर दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, बहुत सारे केसेस में जब हम लोग मेटल्स का जो है वो ऑब्टेनिंग करते हैं इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप्स,
तो हम लोग ना एक्वस सॉल्यूशन ना लेकर के मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट लेते हैं मेटालिक सॉल्ट का। रीजन क्या है, ज्यादातर मेटल्स में जो ये H+ आयंस होता है ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में पहले डिस्चार्ज होना चाहता है, इसी वजह से मैं एक्वस सॉल्यूशन ना लेकर के क्या लेता हूँ, सीधा सीधा उस मेटल का मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट लेता हूँ। जिससे क्या होता है भाई, जिससे मुझे ये देखने को मिलता है, कि H+ आयंस जाकर डिस्चार्ज होकर हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहा होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेटल्स जाकर के डिस्चार्ज होता है और मुझे प्योर मेटल्स मिल रहा होता है एट द एंड। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो आओ जरा हम लोग अब एप्लीकेशन समझ लें। तो बेसिकली 3 एप्लीकेशंस मेन है इलेक्ट्रोलाइसिस का। पहले तो मेटल्स के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मेटल्स को रिफाइन करते हैं, इम्प्योर स्टेट से प्योर स्टेट में ऑब्टेन करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहने लगते हैं। एंड लास्टली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग मेटलर्जी करके एक टॉपिक होता है जो कि हमें मेटल नॉन मेटल में पढ़ना है, वहां पे बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में बस थोड़ा रफ आइडिया लेने का ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, आओ जरा समझे इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है भाई। मुझे क्या देखने को मिलता है कि किसी एक सस्ते मेटल में, किसी एक अच्छे क्वालिटी ऑफ मेटल का एक पतला थिन सा यूनिफॉर्म लेयर हम लोग क्रिएट करवा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहने लगते हैं। क्यों करते हैं, ताकि डेकोरेशन पर्पस हमारा पूरा हो सके। जैसे समझो आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक है वो चमकता है, लेकिन क्या जिंक के जैसे अच्छे से चमकता है, नहीं। तो मैं उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकता हूँ उसके ऊपर, या फिर कॉपर के ऊपर मैं गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूं तो सस्ते में हमारा गोल्डन ऑर्नामेंट्स तैयार हो जाएगा। दूसरे तरफ रस्टिंग या कोरोजन जैसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस से बचने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आओ एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल देख लें और अच्छे से समझने का ट्राई करें। यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ निकल, कि निकल के मदद से जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है। यहाँ हमारे पास एक आर्टिकल है जिसके ऊपर मुझे किसका प्लेटिंग करना है, जिसके ऊपर मुझे निकल जो है, ठीक है, वो निकल का मुझे इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना है। तो मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान से समझो, कुछ कुछ कंडीशंस है जो मुझे याद रहना चाहिए। जिस मेटल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसे मैं जोड़ूंगा किससे, कैथोड से। देखो दिस इज कैथोड, कैथोड में मैंने क्या कनेक्ट किया है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस मेटल से करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसे मैं जोड़ दूंगा कहाँ, एनोड में। देखो निकल का हमारा क्या बन गया, एनोड बन गया, क्योंकि मुझे निकल से इलेक्ट्रोप्लेट करना था इस मेटल को। ठीक, अब जिस मेटल से करना है मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैं सॉल्ट भी उसी मेटल का लूंगा ये अमूमन। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हमारा जो सॉल्ट है वो क्या है, निकल सल्फेट का सॉल्ट है, क्योंकि मुझे निकल इलेक्ट्रोप्लेट करना है ऑन सम अनदर आर्टिकल। ठीक है, तो ये सेटअप तो पहले समझ आ रहा मुझे कि ये सेटअप क्या है। अब इस सेटअप में भाई रिएक्शन क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है। जैसे ही मैं यहाँ पर बैटरी से करंट स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरा जो निकल सल्फेट है वो निकल 2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड। साथ ही साथ यहाँ तो वाटर भी है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है निकल सल्फेट का, तो H+ और OH- आयंस बन जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कॉपर वाले एग्जाम्पल में देख रहे थे कि एनोड से कॉपर निकल कर कैथोड के तरफ जा रहा था। यहाँ पे कॉपर तो नहीं है लेकिन निकल है, तो अब की बार निकल का जो आयंस है वो निकल करके, निकल का जो आयंस है वो कैथोड से निकलेगा, और कैथोड से निकल कर कहाँ पहुंचेगा, सॉरी एनोड से निकलेगा, और एनोड से निकल कर कहाँ पहुंचेगा, कैथोड में पहुंचेगा। पॉइंट टू मेंशन, गलती से मैंने यहाँ पर कैथोड कह दिया था, एनोड से निकलेगा। ठीक है, एनोड से निकलेगा इलेक्ट्रॉन लूज कर करके, और कहाँ पहुंचेगा, कैथोड पे पहुंचेगा, और कैथोड पे पहुंच करके फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसके वजह से ये प्योर निकल बन करके इसके ऊपर क्या होने लगेगा, धीरे 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 लेयर बनाने लगेगा। और मैं क्या देखूंगा, थोड़ी ही देर में हमारा ये जो दूसरा आर्टिकल था जो किसी और मेटल का था, लेकिन इसके ऊपर लेयर किसका बनने लग गया, निकल का बनने लग गया। यहां तक समझ आ रहा। अब आप कहोगे कि यहाँ तो मुझे जो आयंस बनता दिख रहा था वो 2 तरीके का पॉजिटिव आयंस था, निकल भी था H+ भी था, लेकिन यहाँ सेलेक्टिव डिस्चार्ज के वजह से पहले कौन पहुंचेगा, निकल पहुंच करके इलेक्ट्रोप्लेट होने लग जाएगा। और एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे जैसा मैंने बताया
ना OH माइनस जाकर डिस्चार्ज होगा, ना SO4 माइनस जाकर डिस्चार्ज होगा, बल्कि उसके जस्ट उल्टा निकल खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और निकल आयन बनकर वहां से निकल रहा होगा। और जैसा मैंने बताया, नोट टू रिमेंबर कि हमेशा जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो कैथोड में कनेक्ट होना जरूरी है, और जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, मतलब जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो हमेशा कैथोड पे होगा। जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो हमेशा कैथोड पे होगा, और जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमेशा कहाँ होगा, एनोड में, क्योंकि एनोड से निकल निकल कर आयंस कहाँ जाता है, कैथोड के तरफ आता है। ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, याद रखना। यहाँ पर क्या होता है, कैथोड से, वेट अ मिनट, ये कलर कम विजिबल होगा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। कैथोड से निकल कर, एनोड से निकल कर कैथोड के तरफ जो है हमारा मेटल का आयंस मूव करता है और प्योर मेटल में बदल कर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ये चीज अगर आप याद रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एनोड से निकला, एनोड से निकलकर मेटेलिक आयन कहाँ पहुंचा, कैथोड में, वहां जाकर डिपॉजिट हो गया। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, क्योंकि कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स का एबंडेंस होता है और एनोड में कमी होती है, तो एनोड से निकलते समय ये अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़कर निकलता है। ये बात समझ आ रही, ये चीज अगर क्लियर है भाई तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सही से समझ में आ गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वापस से देखेंगे, हमने एनोड पे कनेक्ट किया उस मेटल को जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना था, कैथोड पे हमने कनेक्ट किया उस मेटल को जिसको इलेक्ट्रोप्लेट यानी जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना था मुझे, कि यहाँ पर मुझे चाहिए डिफरेंट लेयर, और एनोड से निकल निकल कर आयंस जो है मेटल का वो प्योर मेटल बन बनकर कैथोड के ऊपर क्या होने लगा, डिपॉजिट होने लगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जैसे देखो नेचर में बहुत सारा मेटल्स हमें हो सकता है कि सॉल्ट फॉर्म में मिल जाए, तो उस सॉल्ट फॉर्म से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए मैं जनरली बहुत बार एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेकर मॉल्टन फॉर्म में सीधा उस मेटल के सॉल्ट को लेता हूं, जिसके वजह से जब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होता है तो एक तरफ से मुझे दिखता है कि जो उसी मेटल का हमने एनोड लिया था उस एनोड में से हमारा कॉपर जो है वो टूट टूट कर कॉपर के आयंस में निकल रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो CuSO4 और H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, उसमें से मुझे कॉपर मेटल ऑब्टेन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने की वजह से Cu2 प्लस SO4 2 माइनस बनेगा। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ कैथोड एनोड हमने किसका लिया हुआ है, एक तरफ कैथोड है जो कि प्योर कॉपर है और एक तरफ एनोड है जो कि इम्प्योर कॉपर है। इस एनोड में से, इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर है वो Cu2 प्लस का आयंस बन बनकर निकलेगा, और जब ये पहुंचेगा कैथोड पे तो वहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और प्योर कॉपर बनकर वहां डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। अगर मैं इसका आपको सेटअप बनाकर दिखा दूं जिससे कि और अच्छे से समझ में आए, तो लेट अस ड्रॉ द सेटअप फर्स्ट। देखो भाई, ये है हमारे पास पूरा हमारा सेटअप, यहाँ जगह कम है, चलो आगे ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। हम्म, ये हमारा सेटअप, इस सेटअप में हमने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। ये हमारा सेटअप है जहां पर एक तरफ तो हमारे पास है इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर है इधर, इधर हमारे पास पतला सा स्ट्रिप है प्योर कॉपर का, आप देख पा रहे होगे। इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये है हमारा एनोड, और इधर है हमारा
एक मिनट, डिपोजिशन उल्टा चलने वाला है। चलो ठीक है, इधर है हमारा कैथोड, क्योंकि इधर हमने प्योर कॉपर लगाया हुआ है। इधर है हमारा एनोड, क्योंकि इधर हमने इम्प्योर कॉपर लगाया हुआ है। मुझे पता है कि एनोड में से मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में निकलेगा, और ये आयंस जो है वो मूव करेगा किधर, कैथोड के तरफ। देखो यहाँ से कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर कर Cu2+ के फॉर्म में निकलेगा, मूव करेगा किधर, कैथोड के तरफ। वहां जाकर के क्या करेगा भाई, वापस से इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये Cu2+ क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर बन जाएगा। जब ये प्योर कॉपर बन जाएगा तो अब ये धीरे धीरे कर कर क्या होने लगेगा, इस पे डिपॉजिट होने लगेगा, और ये धीरे धीरे करके थिक होने लगेगा। और उल्टा मुझे इधर क्या दिखेगा कि ये जो है इधर वाला पार्ट धीरे धीरे करके थिन होने लगेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अब जो है इम्प्योर कॉपर क्या किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्योर कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। कैसे, तो एक तरफ से Cu आयंस निकल रहा है और दूसरे तरफ प्योर कॉपर बनकर डिपॉजिट होता चला जा रहा है। ये प्रोसेस समझ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, आगे बात करें। नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव हियर, आगे है हमारे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे मेटल्स को उनके सॉल्ट के फॉर्म से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें याद रखना ये ऊपर आने वाले मेटल्स आमतौर पर क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स पे हम लोग ये देख पाते हैं, इन ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में हम लोग ये देख पाते हैं कि इनका फ्यूज्ड सॉल्ट लेंगे, इनका फ्यूज्ड सॉल्ट लेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल में लेकर समझाता हूं, और इसके अलावा बहुत सारा डिटेल हम लोग इसका जो है वो किस में देखेंगे, मेटल नॉन मेटल में देखेंगे। यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, जैसे सपोज करो पोटेशियम है। अब मान लो मेरे पास पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, इसका मैंने फ्यूज्ड फॉर्म लिया है, और इसके फ्यूज्ड फॉर्म से अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं, तो पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर ये भाई ब्रेक हो जाएगा इनटू K+SO4 2-, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड पे जाकर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाएगा, प्योर पोटेशियम बन जाएगा। और इस तरीके से मैं पोटेशियम के एक सॉल्ट में से क्या ऑब्टेन कर पाऊंगा, प्योर पोटेशियम ऑब्टेन कर पाऊंगा। ठीक है, इनके ऑक्साइड के फॉर्म से भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोलाइट के तरह ही इस्तेमाल होगा। जब मैं उसे भी डालूंगा तो वो मेटल का प्लस आयन ऑक्सीजन के माइनस आयन में जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और इस तरीके से मैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑब्टेन कर सकता हूँ, लेकिन ये सेम इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस बाकी सारे मेटल्स में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। वहां पर हम लोग कुछ और प्रोसेसेस लगाएंगे, जिसको कि इसे भी, और याद रखना ये वाला पार्ट भी हमें मेटलर्जी में अच्छे से पढ़ना है, एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स को कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, और उसको कैसे प्योर मेटल में कन्वर्ट करके हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये सारा प्रोसेस हमें वहां पर देखना है। अभी बस हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें सीधा सीधा उनके फ्यूज्ड सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस कराकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड लास्टली देखो भाई, जितना भी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो यूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कैटेगराइजेशन कैसे काम करता है, ये कैटेगराइजेशन काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मुझे ये पता करना है कि कंपैरेटिवली कौन सा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ वहां पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा ये पता होना चाहिए। अब व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 100। यहाँ पर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ, जिसके मदद से मैं ये आपको ऐसे बेसिकली समझाने का ट्राई करूँ। तो सपोज करो वी हैव अ मेटालिक सॉल्ट, सपोज करो दैट वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइट जिसे मैं कह रहा हूं AB।
ये इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो कि मेरे पास ना 100 मॉलिक्यूल्स था इसका, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होता है तो मुझे पता चलता है कि 60 मॉलिक्यूल्स जो है वो तो A+ और B- में डिसोसिएट कर गया, लेकिन 40 मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो डिसोसिएट नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, तो 60 मॉलिक्यूल्स वर डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर 100 एंड इसको डिग्री में चेंज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड व्हाट वी विल गेट, हमें यहाँ मिल रहा है 60। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो इसके साथ सपोज करो कोई BC नाम का इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसमें वो कितना B+ और C- बना रहा है व्हेन डिसोसिएटेड, उसे मैं उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए यूज कर सकता हूँ। एंड लाइक द सेम वे मैं फिर उन्हें कंपेयर कर सकता हूं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। चलो भाई, यहां तक हमें ये सारी चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो वी हैव क्वाइट नाइसली अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की इलेक्ट्रोलाइसिस काम कैसे करता है। ये था हमारा टॉपिक चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड आई होप कि अब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कंप्लीट आइडिया जो है वो लग चुका है। सो चैप्टर 1 में या पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर में हमने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक्स एंड द पार्ट 2 में हमने जो है यहाँ पर बात करी अबाउट the different applications and different conditions of electrolysis। I hope कि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डू कम बैक फॉर सच वीडियोस। मैं आपको मिलूंगा फिर अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।